हेलो एवरीवन, आज हम अपनी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज जो हम एज पढ़ेंगे वो प्यूरिटन एज है। ठीक है। प्यूरिटन एज जो थी वो 16 टू 17 सेंचुरी में चली और इस एज में बहुत सी रिलीजियस मूवमेंट्स, सोशल चेंज आया और लिटरेरी स्टाइल में भी चेंज आया और लिटरेचर ऐसा लिखा गया जो उस एज की फिलोसॉफी, उस एज की थिंकिंग को जाहिर करे। ठीक है। अब देखते हैं पहले कि क्वीन एलिजाबेथ वन के बाद जेम्स वन आए, वो 1602 टू 1625 तक रहे। ठीक है। फिर चार्ल्स वन आए 1625 टू 1648। फिर ओलिवर क्रोमवेल आए 1648 टू 1658। अब ओलिवर क्रोमवेल थे वो प्यूरिटन थे। ठीक है। अब हम पहले देखते हैं प्यूरिटन थे कौन। प्यूरिटन वो लोग थे जो चाहते थे कि जो क्रिश्चियनिटी हो वो क्या हो जाए, फिर से प्योर हो जाए। उन्हें लग अकॉर्डिंग टू देम जो कैथोलिक्स थे वो क्रिश्चियनिटी को अपने मफाद के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है। और बाइबल जो था पहले कॉमन पीपल नहीं पढ़ सकते थे, सिर्फ कैथोलिक पोप जो था वो पढ़ सकते थे। तो ये प्यूरिटन चाहते थे कि कॉमन पीपल का भी राइट होना चाहिए कि वो बाइबल पढ़े। तो ये प्यूरिटन मूवमेंट चली ताकि जो क्रिश्चियनिटी की वो प्योर किया जाए। ठीक है। अब ये जो मूवमेंट थी ना एलिजाबेथ वन के से पहले भी चलती आई थी। ठीक है। फिर एलिजाबेथ जब आई थी तो अ, वो बंद हो गई थी। उसके बाद फिर जेम्स वन की एज में वो स्टार्ट हुई, चार्ल्स वन की एज में। अब चार्ल्स वन की एज में वो ज़्यादा पॉपुलर हुई और उसके बाद फिर ओलिवर क्रोमवेल आए पार्लियामेंट। चार्ल्स वन को की डेथ के बाद ओलिवर क्रोमवेल आ गए थे और पुरिटन्स का रूल शुरू हो गया था इसमें, इंग्लैंड में। ठीक है। तो इसलिए इसे प्यूरिटन एज कहते हैं। क्रोमवेल की मतलब आ गई ना, मतलब रूल आ गया इंग्लैंड में, तो वो वहाँ पर जो प्यूरिटन्स थे वो बहुत हार्श हो गए थे, सिवियर हो गए थे। ठीक है। फिर उन्होंने भी ये स्टार्ट कर दिया कि जब इनका दौर आया तो एंटरटेनमेंट फुल जो था स्टॉप कर लिया, ड्रामास वगैरह परफॉर्म होना बंद हो गए। और जो मतलब लिटरेचर था वो सिर्फ किसके लिए, लोगों को लेसन देने के लिए लिखना स्टार्ट हो गए। मतलब जो लिटरेचर था वो एंटरटेनमेंट के लिए बंद हो गया, बस सिर्फ उसमें रिलीजियस टीचिंग्स थी वो लिटरेचर में। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों को, कॉमन पीपल को बहुत सी मुश्किलात पेश आना शुरू हो गई। फिर क्या हुआ एट द एंड जो था उन्होंने लोगों ने 1658 में क्या किया, चार्ल्स टू को बुला लिया वापस, जो चार्ल्स वन के बेटे थे जो पहले क्या हो गए थे, चले गए थे वहां से। और फिर से जो थी वो रेस्टोरेशन पीरियड आ गया। ठीक है। तो पिरिटन एज ये यहाँ तक थी। पिरिटन एज को हम एज ऑफ मिल्टन भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो एक पॉपुलर, हर एज के हिसाब से एक पॉपुलर वो होता है, राइटर होता है। जैसे चौसर एज है, शेक्सपियर एज है। तो ऐसे ही इस एज को क्या कहते हैं, जॉन मिल्टन, क्योंकि यहाँ इसका रिनाउंड जो राइटर था, पोएट था, जो वो जॉन मिल्टन था। ठीक है। अब जो प्यूरिटन एज और रिनाइंसेंस एज में क्या डिफरेंस है कि रिनाइंसेंस एज में क्या था कि इंटरेस्ट क्लासिकल लर्निंग पे था, ह्यूमनिज्म पे फोकस था, इंडिविजुअलिज्म पे फोकस था, सेक्युलरिज्म पे फोकस था। लेकिन फिर प्यूरिटनिज्म में क्या हो गया, रिलीजियस टीचिंग्स पे फोकस हो गया। ठीक है। और इसमें इतने सारे राइटर्स भी नहीं आए क्योंकि यहाँ इसमें सिर्फ जो रिनाइंसेंस पे कॉपी करते थे राइटर्स। मतलब फर्स्ट, मतलब जो इरा थी, फर्स्ट जो ईयर्स थी उसमें मतलब इतने सारे वर्क्स लिखना बंद हो गए, मतलब रिनाउंड राइटर्स नहीं आए। ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि पिरिटन एज में ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी मशहूर हुई। ठीक है। जैसे पेपीज डायरी है, फोक्सिस जनरल है। और इसमें सिंपल राइटिंग लिखी गई, मतलब हम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कह सकते हैं पिरिटन एज के कि उसमें बिब्लिकल स्टोरीज लिखी गई, रिलीजियस वर्क्स आए। और ऑटोबायोग्राफी पर ज़्यादा मतलब वो फोकस हुआ, बायोग्राफी पर ज़्यादा फोकस हुआ, सिंपल राइटिंग पर फोकस हुआ। और ड्रामास जो थे वो परफॉर्म होना बंद हो गए, इंटरटेनमेंट पर बैन हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इस एज में जो ड्रामा था वो बिल्कुल भी मतलब लोगों ने, राइटर्स ने ड्रामा लिखना बंद कर दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि फॉल ऑफ ड्रामा जो था इस एज में आया। ठीक है। लिखा गया। पहले हम देखते हैं प्यूरिटन पोइट्री को। अब प्यूरिटन पोइट्री को जैकबियन और कैरोलियन पोइट्री भी कहते हैं। ठीक है। अब इसमें थ्री पार्ट्स आ जाते हैं, मतलब थ्री स्कूल ऑफ थॉट्स आ जाते हैं। एक स्कूल ऑफ स्पेंसर और दूसरा जो था पोएट्स ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल, और दूसरे थे कैवलियर पोएट्स। स्कूल ऑफ स्पेंसर में वो पोएट्स आते हैं जिन्होंने एडवर्ड स्पेंसर को फॉलो किया। एडवर्ड स्पेंसर कौन थे, वो शेक्सपियरियन एज के एक रिनाउंड जो थे वो पोएट थे। उन्होंने फेरी क्वीन ही लिखा था जो एक एपिक पोएम थी। ठीक है। अब इस स्कूल में क्या आते हैं, दो मेजर पोएट्स आते हैं, एक फिनियस फ्लेचर और एक गिल्स फ्लेचर। ठीक है।
جو فینیس فلیچر تھا اس نے بہت سے پیسٹورلس لکھے. پیسٹورلس ایک ورک آف لٹریچر ہوتا ہے جس میں جو ولیج لائف ہے اس کو آئیڈیلائزڈ کر کے بیان کیا جاتا ہے. مطلب ولیج لائف کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کا جو موسٹ فیمس پوئم ہے وہ کیا ہے؟ دا پرپل آئلینڈ ہے، جس میں پرپل آئلینڈ جو ہے وہ فیری کوئننگ کے حساب سے لکھا گیا ہے، لیکن وہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا فیری کوئننگ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے گیلس فلیچر. گیلس فلیچر یہ تھوڑا زیادہ مسٹیکل اور لیریکل پوئٹ تھا فینیس فلیچر کے حساب سے. اور جو اس کے جو سبجیکٹس تھے، تھیمس تھی پوئمس کی، وہ کیا تھی؟ تھوڑی ہیپی تھی. اس کی پوئمس کے ایگزامپلس کچھ ہیں: دا کرسٹ وکٹوری، ٹرمف ان ہیون، اینڈ ارتھ اوور اینڈ آفٹر ڈیتھ. ٹھیک. اس میں ایک اور پوئم آتا ہے، وہ کیا تھا؟ جارج وتھر. جارج وتھر جو تھا وہ دا شیفرڈس ہنکنگ کی وجہ سے بہت مشہور ہے. ٹھیک ہے. جو ایک ڈراماٹک پوئم ہے ولیج کے حساب سے، مطلب ولیج کی لائف کو بیان کیا گیا ہے اس میں. پوئٹس آف میٹا فزیکل اسکول یہ آ جاتے ہیں. اب دا پوئٹس آف میٹا فزیکل اسکولس کون کون تھے؟ جان ڈن، ہیرک، تھوم. اب اس جو میٹا فزیکل پوئٹس کے کا لیڈر جو تھا وہ جان ڈن تھا. ٹھیک ہے. اب دا میٹا فزیکل پوئٹس کو میٹا فزیکل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جو تھے وہ بہت ہی مطلب زیادہ فار فیچڈ میٹافرس، ایگزاجریشنز یوز کرتے تھے. بین جونسن نے انہیں میٹا فزیکل کہا تھا. ان جیلسی، مطلب بین جونسن تھے وہ کیا تھے؟ کیولیئر برڈس کے ہیڈ تھے. تو ایک وہ ہوتی ہے نا پروفیشنل جیلسی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس نے میٹا فزیکل پوئٹس کہا تھا ان کو. ٹھیک ہے. اب جان ڈن کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میٹا فزیکل اسکول آف تھاٹس کا لیڈر تھا. ٹھیک ہے. یہ سرمنس، ریلیجیس سرمنس وغیرہ دیتا تھا، اور اس نے پوئٹری بھی بہت اچھی لکھی. ٹھیک ہے. اس نے مطلب فار فیچڈ، میٹافر، کنسیڈ یہ سب لکھا ہے. اس کی جو بہت مشہور پوئٹری ہے اس میں دا گڈ میشن فار بیٹنگ مارننگ یہ پوئمس آتی ہیں، اور بھی بہت ساری پوئمس اس میں لکھی ہیں جو بہت پاپولر ہیں. اب اس میں ویلیڈکشن فار بیٹنگ مارننگ میں اس نے کمپاس سے ٹو لورس کو کمپیئر کیا ہے. اس اسکول آف تھاٹ کے دوسرے پوئٹ ہیں رابرٹ ہیرک. رابرٹ ہیرک کی بھی بہت سی مطلب رابرٹ ہیرک کی بھی بہت سی پوئمس مشہور ہیں، جیسے ٹو دا ورجنس، اپان جولیس کلوتھس. اس کے بعد تھامس کیریو آ جاتے ہیں. یہ جو تھے لیریکل پوئٹری کی وجہ سے مشہور تھے، مطلب یہ لیریکل پوئٹری لکھتے تھے. اب اس میں ریپچر، سانگ ٹو مائی انکانسٹنٹ مسٹریس، پرسیوشن آف لو یہ پوئمس آ جاتی ہیں جو مشہور ہیں. اس کے بعد رچرڈ کریشو آ جاتے ہیں. یہ اس نے بھی میٹافرس اور وٹ وغیرہ یوز کیے. اس کے جو فیمس پوئم تھے دا ویپر، آن دا واؤنڈس آف آور کروسیفائڈ لارڈ، دا فلیمنگ ہارٹ یہ آ جاتے ہیں. اس اسکول میں اور بہت سے پوئٹس ہیں جیسے ہینری وینگن، جیورج ہربرٹ، لارڈ ہربرٹ آف چربری، ابراہم کاؤلی، اینڈریو مارول، ایڈمنڈ والٹر. کیویلیئر پوئٹس وہ تھے جنہوں نے کنگ چارلز کی ایج میں لکھا، اور یہ جو تھے کنگ چارلز کی سپورٹر تھے اور وہ پیورٹن کے خلاف تھے. انہوں نے وٹ، سٹائر، آئرنی اپنی پوئٹری میں یوز کی. بین جونسن کیویلیئر پوئٹس کا کنگ تھا. بین جونسن کیویلیئر پوئٹس کا لیڈر تھا، اور اس نے ہوریس کو امیٹیٹ کیا. ہوریس جو تھا وہ گریک پوئٹ تھا. ٹھیک ہے. اور کیویلیئر پوئٹس نے موسٹلی ٹرائیویل سبجیکٹ کے بارے میں لکھا، اور میٹا فزیکل جو تھے وہ سیریس سبجیکٹس کے بارے میں لکھتے تھے. کیویلیئر پوئٹس میں اور سر جان سکلنگ، سر رچرڈ لولیس بھی آتے ہیں. اس کے بعد جان ملٹن. جان ملٹن جو ہے وہ گریٹسٹ پوئٹ ہے پیورٹن ایج کے، اور اس کی وجہ سے پیورٹن ایج کو جو ایج آف ملٹن بھی کہتے ہیں. اس نے شیکسپیئر، اسپینسر، جونسن سب کو پریس کیا، بٹ یہ جو تھے وہ ڈفرنٹ تھے ان سب سے. ٹھیک ہے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گریٹسٹ اسکالر آف کلاسیکل اینڈ ایپلیوڈ لٹریچر ہے. ٹھیک ہے. اس کے جو امپورٹنٹ ورکس تھے پیراڈائز لوسٹ جو ایک ایپک پوئم ہے، اس کے بعد پیراڈائز ریگینٹ اور سمسن ایگونسٹ. اب یہ تینوں پوئم جو تھی نا اس نے تب لکھی جب یہ پیریٹن ایج ختم ہو گئی تھی، مطلب ختم نہیں ہوئی تھی، کرومویل جو تھے وہ چلے گئے تھے، اور ریسٹوریشن ایج، ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیریٹن کے بعد ریسٹوریشن ایج میں اس نے جو زیادہ تر اپنی امپورٹنٹ پوئم جیکوبین اینڈ کیرولین ڈراما. اب جیکوبین اینڈ کیرولین ڈراما جو تھا وہ اس میں اتنا ڈرامہ پرفارم نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ پیریٹن ایج تھی، اور پیریٹن ایج میں انٹرٹینمنٹ میں اتنا فوکس نہیں تھا، ریلیجیس ٹیچنگس میں تھا. بٹ جو بھی لکھا گیا اس میں جو نام آتے ہیں
जेकोबिन एंड कैरोलिन ड्रामा इतना मतलब इस एज में इतना ड्रामा मशहूर नहीं था, बस थोड़ा बहुत लिखा जाता था क्योंकि इस एज में ज़्यादातर फोकस रिलीजियस टीचिंग्स पे था और थिएटर वगैरह बैन हो गए थे। अब जो इम्पोर्टेंट और नाम आते हैं इसमें वो है बेन जॉनसन। बेन जॉनसन का जो ईस्टवर्ड वो है वो बहुत मशहूर है वर्क। ये एक कॉमेडी ऑफ मिनर है जिसमें एक ट्रेडमैन की लाइफ को बयान थॉमस टेकर है। थॉमस टेकर जो थे वो रोमांटिसिज्म भी इनकी थोड़ी वर्क्स में आता है, ठीक है। अब इसकी ये बहुत सी कॉमेडीज लिखते थे। शू मेकर्स हॉलीडे भी एक कॉमेडी है जिसका हीरो साइमन एयर है और इसकी वाइफ जो है इसकी इसमें इसकी लाइफ को बयान किया गया है, ठीक है। उसके बाद थॉमस हेवर्ड। थॉमस हेवर्ड भी बहुत मशहूर राइटर हैं इस एज के। इसका इम्पोर्टेंट जो वर्क था वो क्या है, अ वुमन किल्ड विद, जो एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट वर्क दूसरा जो है द इंग्लिश ट्रेवलर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है इसका, ठीक है। उसका इन प्रोज को देखते हैं। ये इस एज में जो प्रोज है वो ऑर्नेट स्टाइल में लिखा गया और उसमें मतलब बहुत से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस स्ट्रक्चर यूज की गई है, ठीक है। और इसमें बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, हिस्ट्री, पैरेलल, पर्सनल एसेस बहुत मशहूर है। इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉपुलर नाम आते हैं वो क्या है, फ्रांसिस बेकन। अब ये जो थे वो बहुत मशहूर थे। ये शॉर्ट स्टेटमेंट लिखते थे और इसमें ट्रुथ होता था, ज़्यादातर फैक्ट पे लिखते थे। इनके जो ऐसे हैं वो बहुत मशहूर है, जैसे ऑफ रिवेंज, ऑफ ट्रुथ, ऑफ लव, ऑफ फ्रेंडशिप। उसके बाद रॉबर्ट बर्टन भी बहुत एक रिनाउंड नाम है इस एज का। इसका द एनाटॉमी ऑफ मेलनकली बहुत मशहूर है। ये भी एल्यूजन्स विथ कोटेशन चूज करते थे अपनी राइटिंग में। उसके बाद था सर थॉमस ब्राउन है। सर थॉमस ब्राउन मेडिसन, साइंस और लिटरेचर की फील्ड में बहुत मशहूर थे और इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो है रिलीजियो मेडिसाई। अब ये जो थे ना इस एज में प्रोस बहुत मशहूर हुआ और इसमें तो ज़्यादातर कोटेशन यहीं से लिए गए हैं। फ्रांसिस बेकन के बहुत से कोटेशन मशहूर है और फ्रांसिस बेकन ने तो हर एस्पेक्ट के बारे में लिखा, इंसान की लाइफ के बारे में। तो ये था प्यूरिटन एज। उसके बाद हम 18th सेंचुरी के लिटरेचर को पढ़ेंगे।